आज का टॉपिक है टैरिफ। सबसे पहले हम टैरिफ को समझेंगे और उसके बाद उससे किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा वो जानने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैरिफ क्या है। तो मान लो कि इंडिया की एक कंपनी को अपना सामान यूएस में बेचना है। ठीक है, तो वो जो कंपनी है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी। यूएस में कोई इंपोर्टर बैठा होगा जो वो सामान को खरीदेगा, यानी कि इंपोर्ट करेगा। तो वो इंपोर्टर इंडिया का सामान जितने भी रुपए में खरीदेगा या तो इंपोर्ट करेगा, उस पे कुछ परसेंट टैक्स उसे अपनी गवर्नमेंट को यानी यूएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसी टैक्स को कहा जाता है टैरिफ। यहाँ पे कीवर्ड ये है कि जो इंपोर्टर है जो यूएस में बैठा है वो जब कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा है तो उसकी प्राइस के हिसाब से कुछ परसेंट टैक्स वो अपनी ही गवर्नमेंट को यानी यूएस गवर्नमेंट को पे कर रहा है, जिसे कहा जाता है टैरिफ। तो इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम अज्यूम करते हैं कि इंडिया की एक कंपनी अपना सामान यूएस में एक्सपोर्ट कर रही है। मान लो कि इंडिया की एक कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, उसको उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी 70 रुपीज़। उसने वो सामान 100 रुपीज़ में यूएस में एक्सपोर्ट किया, तो उसका प्रॉफिट बन जाता है 30 रुपीज़। ठीक है, अभी यूएस में जो इंपोर्टर बैठा है उसको वो सामान पड़ा 100 रुपीज़ में। ठीक है, और मान लो कि उस टाइम पे यूएस में जो इंडिया के लिए टैरिफ है वो है 5%। ठीक है, तो 100 रुपीज़ में उसको वो सामान पड़ा है, तो 100 पे 5% यानी 5 रुपीज़ उसको अपनी गवर्नमेंट को पे करने हैं एज अ टैक्स। ठीक है, तो उसको वो सामान एक्चुअली टोटल कितने में पड़ा, 105 रुपये में। ठीक है, अभी उस 105 रुपये के सामान पे वो मान लो कि 15% अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो उस सामान की वैल्यू हो गई 120 रुपये। तो वो अमेरिका में जो कंज्यूमर्स बैठे हैं उनको ये जो सामान है वो 120 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो उसका कितना प्रॉफिट बन जाएगा, 15 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल एग्जाम्पल। अभी यही सिनारियो को लेके जब टैरिफ बढ़ता है तो किस पे क्या क्या इम्पैक्ट होती है उसे समझने का ट्राई करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है उसमें मेन स्टेक होल्डर है 4 लोग। एक वो कंपनी जो सामान बना रही है और उसको एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा वो इंपोर्टर जो ये सामान को खरीद रहा है। ठीक है, तीसरा है वहाँ की गवर्नमेंट, और चौथे है वहाँ के कंज्यूमर, जो लोग हमारे जैसे लोग कि जो वो सामान को खरीदने वाले हैं। ठीक है, ये 4 लोग जो है वो मेन स्टेक होल्डर है ये पूरे सिनारियो में। तो ये चारों लोगों पे टैरिफ की इम्पैक्ट कैसे कैसे आएगी उसे हम समझने का प्रयास करते हैं ना। हम अज्यूम करते हैं कि जो टैरिफ पहले 5% था वो बढ़ के 15% और 15% बढ़ गया, यानी पहले 5% था, 15% बढ़ गया, तो टोटल टैरिफ हो गया 20%। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो ये टैरिफ है उसकी इम्पैक्ट अगर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल पकड़े इंपोर्टर को, तो बाकी के 3 लोगों को ना छोड़ के इंपोर्टर पे इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। ठीक है, तो मान लो कि जो कंपनी ने अपना सामान बेचा जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 70 रुपीज़, वो 70 रुपीज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ अपना 30 रुपये प्रॉफिट बनाते हुए उसे 100 रुपीज़ में बेच रही है। ठीक है, अभी जब वहाँ का इंपोर्टर इसे इंपोर्ट करेगा तो उसको ये चीज़ पड़ी पहले की तरह 100 रुपीज़ की। पहले जो वो 5% टैरिफ पे करता था अभी उसे करना है 20%, तो 100 पे 20% यानी कि 20 रुपीज़। ठीक है, तो उसको ये जो सामान पड़ा टोटल वो पड़ा 100 प्लस 20 जो वो अपनी गवर्नमेंट को पे कर रहा है। राइट, तो उसको ये सामान पड़ा 120 रुपीज़ में। अभी मान लो कि वो इसकी प्राइस ना चेंज करते हुए कंज्यूमर को ही यही सामान बेच देता है, जो पहले की प्राइस जो उसने तय की हुई थी उसी पे। तो पहले वो बेचता था 120 रुपये, अभी भी वो बेच रहा है 120 रुपये। अगर ऐसा करता है तो पहले जो वो अपने 15 रुपीज़
प्रॉफिट बनाता था वो अभी हो गया 0, क्योंकि उसे माल सामान पड़ रहा है 120 में और वो बेच भी रहा है 120 में। तो जो उसका प्रॉफिट मार्जिन था वो यहाँ पे चला गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि जो इम्पोर्टर है वो ये एक्स्ट्रा जो टैरिफ देना है उसे खुद अकेला बेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उसकी जो इफेक्ट है उसे दोनों लोग, यानी कि जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी और जो बंदा जो इंपोर्टर उसे इंपोर्ट कर रहा है, वो दोनों इसको डिवाइड कर लेते हैं और अपने जो प्रॉफिट मार्जिन से उसमें थोड़ा सा लॉस बुक कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो मान लो कि जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी वो पहले 70 रुपीज़ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, पहले वो माल सामान 100 रुपीज़ में एक्सपोर्ट करती थी, तो उसने अपनी सेलिंग प्राइस को कम कर दिया और 90 रुपीज़ पे लेके आ गई। ठीक है, जो पहले वो 100 रुपीज़ में एक्सपोर्ट करती थी अभी वो कर रही है 90 रुपीज़ में, तो जो उसका प्रॉफिट है वो 30 रुपये से कम होके हो गया 20 रुपीज़। ठीक है, अभी वो जो इम्पोर्टर है उसको ये सामान पड़ा 70 प्लस 20 यानी 90 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, अभी ये 90 रुपीज़ के अंदर वो 20% टैरिफ अपनी गवर्नमेंट को पे करेगा, यानी 90 रुपीज़ का 20% टैरिफ हो गया 18 रुपये। तो टोटल इसकी कॉस्ट हो गई 90 रुपीज़ जो उसको पड़ा और 18 रुपीज़ जो उसने गवर्नमेंट को पे किया। ठीक है, तो टोटल मिला के हो गए 108 रुपये, 108। ठीक है, अभी ये 108 जो है वो उसको सेम ही प्राइस में पहले की तरह 120 रुपये में वहां के कंज्यूमर्स को बेच रहा है, यानी 108 में उसको पड़ा, 120 में उसने बेचा, तो जो उसका प्रॉफिट बना वो हो गया 12 रुपये। ठीक है, तो जो पहले ओरिजिनली उसको जो प्रॉफिट पड़ता था 15 रुपये, ठीक है, ये सिनारियो में उसे वो प्रॉफिट कम होके हो गया 12 रुपये। तो ये सिनारियो में समझने वाली बात क्या है, आगे के सिनारियो और ये सिनारियो में एक चीज हमने कॉमन रखी है, वो है कंज्यूमर प्राइस, यानी कंज्यूमर को, यानी जो हमारे जैसे लोग हैं जो ये चीज को यूज कर रहे हैं उसको ये चीज, ये जो भी सामान है वो प्रोडक्ट उनको सेम ही दाम में पड़ रहा है, यानी 120 रुपये में। ठीक है, पर सिनारियो नंबर 2 में जो कंपनी एक्सपोर्ट करती थी, जो इंपोर्टर इसे इंपोर्ट करता था, वो दोनों ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को स्क्वीज कर लिया है, यानी यहाँ पे कंपनी को जो सबसे पहला प्रॉफिट होता था 30 रुपये वो हो गया है 20 रुपीज़। ठीक है, और जो इंपोर्टर को जो सबसे पहला प्रॉफिट होता था 15 रुपये का वो कम होके हो गया है 12 रुपये। ठीक है, ये दोनों ने अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर लिए हैं, पर जो तीसरा स्टेक होल्डर है कंज्यूमर, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, पर पहले और दोनों सिनारियों में जो गवर्नमेंट है जिसको सबसे पहले 5 रुपीज़ एज ए रेवेन्यू मिलता था उसको अभी मिल रहे हैं 20 रुपीज़ एंड दूसरे सिनारियों में 18 रुपीज़। तो जो उनका प्रॉफिट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, वो यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, अभी देखो हम सिनारियो नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, उसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करती थी उन्होंने जब 1 साल के लिए या 6 महीने तक जब अपना परफॉर्मेंस देखा तो उन्होंने ऑब्वियसली ये रियलाइज किया होगा कि जो उनका रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल कम हो रहा है। भले ही उनके सामान की बिकवाली थोड़ी सी बड़ी हो, पर जो उनका मार्जिन है वो क्या है, स्क्वीज हो गया है। अभी तक सिनेरियो 2 तक क्या था कि जो एक्स्ट्रा टैरिफ था उसकी इम्पैक्ट जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उस पे आई थी, जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है उस पे आया था, पर कंज्यूमर के ऊपर इसकी इम्पैक्ट नहीं थी। अभी हम तीसरा सिनेरियो ये लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो तीनों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कैसी इम्पैक्ट बनती है वो देखते हैं। तो मान लो कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करती थी उसने अपना प्राइस 95 रखा, 90 नहीं बट 95, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम प्रॉफिट मार्जिन को कम तो कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे, यानी उन्होंने जो चीज़ पहले वो 100 रुपीज़ में बेचते थे वो उन्होंने 95 रुपीज़ में बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 70 रुपीज़ उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 95 रुपीज़ में वो बेच रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट बना वो हुआ कितना, 25 रुपीज़ का। ठीक है, अभी जो इम्पोर्टर है
उसको ये चीज़ पड़ी 95 रुपीज़ में, उस पर वो 20% टैरिफ यानी 19 रुपीज़, 95 का 20% यानी 19 रुपीज़ टैरिफ वो वहाँ की गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ठीक है, तो उसको ये चीज़ जो टोटल पड़ी वो पड़ी 140 रुपीज़ में, 114 रुपये में। ठीक है, अभी उसने भी सोचा कि जो उसका मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है वो 12 रुपीज़ तो उसको मिलना ही चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जो उसको स्टार्टिंग में सबसे पहले 15 रुपीज़ मिलता था, तो उसने वो 12 रुपीज़ तो अपना मिनिमम मार्जिन रखा ही। तो जो चीज़ 114 में उसको पड़ी है, उस पर वो 12 रुपये अपना प्रॉफिट बना के 126 रुपये, 126 रुपीज़ में वहाँ के कंज्यूमर्स को बेच रहा है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको ये चीज़, ये प्रोडक्ट जो सबसे पहले 120 रुपये में पड़ता था वो अभी पड़ने लगा 126 रुपये में, यानी 6 रुपये उसकी प्राइस की कीमत जो है वो उनको ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 3। अभी इसको हम देखें आज के सिचुएशन के हिसाब से, तो अभी तक की जो सिचुएशन है वो सिनेरियो 2 तक की सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक जो टैरिफ है वो नेगोशिएशन चल रहा था अलग अलग कंट्री के साथ। ठीक है, और उसी के लिए कोई भी कंपनी या कोई भी इंपोर्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि जो अपना कंज्यूमर बेस है उसको लूज कर दे। ठीक है, तो इसीलिए वो जो टैरिफ की इम्पैक्ट थी, जो एक्स्ट्रा टैरिफ था, वो लोग खुद बेयर कर रहे थे। ठीक है, बट इवेंचुअली कैसा होता है कि ये सारा टैरिफ कोई भी कंपनी या कोई भी इंपोर्टर लॉन्ग टर्म इस ये जो प्रॉफिट मार्जिन का स्क्वीज है उसे बेयर नहीं कर सकता। वो इवेंचुअली ये चीज़ कंज्यूमर पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अभी ऐसी ये बात अलग है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो बहुत सारे कंट्री से नेगोशिएट कर रही है। ठीक है, तो उनको कोई बेस्ट डील मिल जाए, अभी ये पॉसिबल है। पर एक मेन चीज़, ये जो मैंने तीनों सिनेरियो एक्सप्लेन किए उसमें समझने वाली है, इसमें हमने अज्यूम किया था कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 70, वो बेच रही है 100, तो उसके पास जो प्रॉफिट मार्जिन बिगिनिंग में था वो 30% था। अभी ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ एरियाज में ये चीज़ पॉसिबल है, पर हर वो कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उसके पास इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन रहता नहीं है। ठीक है, तो जो कंपनीज ऐसी है जो छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनीज है या जिन्होंने अभी अभी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन क्या है, पहले से ही छोटे रहते हैं। तो वो जब इस टैरिफ इंक्रीमेंट की सिचुएशन आती है तो उसको बेयर नहीं कर पाते, और वो जो एक्सपोर्टर कंपनी है, वो जो कंपनी है वो बंद हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, अभी कंज्यूमर साइड क्या चीज़ होती है कि जैसे जैसे ये प्राइस कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होती है, वहाँ पे आपको ये चीज़ इन्फ्लेशन के रूप में दिखने लग जाती है, क्योंकि प्राइस जो डे टू डे प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये तो था कि टैरिफ क्या है और उसकी इम्पैक्ट क्या है। अभी इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, तो अगर हम देखें टैरिफ की ओवरऑल इम्पैक्ट को, तो इसमें जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है वो, जो इंपोर्टर है वो, और जो कंज्यूमर बेस है वो ये तीनों लॉस में है। पर प्रॉफिट किसे हो रहा है, गवर्नमेंट को। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके लिए एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन हो जाती है और वो काफ़ी रेवेन्यू टैरिफ से कमाने लगते हैं। ठीक है, अभी टैरिफ जैसी चीज़ कोई भी कंट्री करती क्यों है, क्यों उसको ज़्यादा रखा जाता है। जैसे कि इंडिया की हम बात करें तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमने बहुत ही सारा टैरिफ रखा हुआ है, 70%, 80%, कुछ कुछ चीज़ों पे 100%। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो हमेशा टैरिफ ज़्यादा रखती है, क्योंकि उनको अपनी खुद की कंट्री को भी डेवलप करना रहता है। अगर लोग बाहर की चीज़ों को ही यूज़ करेंगे तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसे बढ़ावा नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से देश की जो जीडीपी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसके लिए हाई टैरिफ डेवलपिंग कंट्रीज में रखा जाता है। पर जब कोई डेवलप कंट्री है वो जब टैरिफ अपना बढ़ा देती है तो उसकी इम्पैक्ट वो तो आने वाला समय ही बताएगा।
पर अगर हम उसको समझने का ट्राई करें तो क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, वो कंट्रीज में सबके पास परचेसिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। वो परचेसिंग पावर क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो छोटी छोटी कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज जो है, वहाँ से जो सामान सस्ते में आता है वो क्योंकि बहुत ही चीपर है कंपेयर टू अमेरिकन मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसलिए वो चीज़ को वो आराम से खरीद पाते हैं और इसीलिए जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो भी हाई मार्जिन्स को एंजॉय कर पाते हैं। बट जब डेवलप कंट्री खुद ये सारा मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में लेके आती है तो वहाँ की जो परचेसिंग पावर है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें पहले सस्ते में पड़ रही थी, जो एक डेवलपिंग कंट्री में से आ रही थी, वो अभी वो खुद बना रहे हैं। वहाँ की सैलरी उनको ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो वो जो कंपनीज है वो जब सामान अपना बेचेगी तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा रखेगी, ठीक है। तो इसीलिए कोई डेवलप कंट्री जो है वो हमेशा इतना हाई टैरिफ डेवलपिंग कंट्रीज पे नहीं लगाती, पर इसकी क्या इम्पैक्ट होगी ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है जहाँ पे हमने समझा कि टैरिफ क्या है और टैरिफ की इम्पैक्ट उसके 4 स्टेक होल्डर्स पे क्या क्या रहती है, ठीक है।